Assalamu alaikum everyone and welcome to the second session of the Measure of Standard Tendency. में हम इंटरक्वार्टाइल रैंक डिस्कस करेंगे सेकंड सेशन में, परसेंटाइल डिस्कस करेंगे, डिसाइल डिस्कस करेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन द आउटलायर हम डिस्कस करेंगे, एक्सट्रीम आउटलायर, माइल्ड आउटलायर और फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि एनी स्पेसिस हम किस तरह जो है इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल जो है ये मालूम कर सकते हैं, किस तरह हम आउटलायर्स जो हैं ये स्पेसिस में मालूम कर सकते हैं। साथ साथ हम जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा जो है ये हम देखेंगे, तो नॉर्मेलिटी किस तरह असिस्ट करेंगी, तमाम चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली ऑन स्पेसिस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द measure of certain tendency, what are the mean, median, and mode. Then what is the sample and population mean? We discussed all these along with examples. After that, we discussed the quartile. What is the Q1? What is the Q2? What is the Q3? And ये डिस्कस किया था कि Q2 जो है that is exactly the value which divide the entire data set into two equal halves. So we can say that the Q2 is equal to the median of the data set. And Q1 क्या है? Q2 की पहले जो हाफ डेटा होता है ये Q1 उसका मीडियन होता है। यानी आप we can see here if this is the Q2 and this is the 50% data, so we can see here this is the Q1 is that value जिसके एक तरफ 25% डेटा और दूसरी तरफ भी इक्वल 25% डेटा होगा। सो दिस इज एक्चुअली हाफ डेटा का Q1 जो है ये मीडियन होता है, जबकि हाफ डेटा जो है उसके बाद Q3 उसका मीडियन होता है। सो इट मीन Q1, Q2, Q3, these are exactly the values within the data set which will divide the entire data set into four equal parts. Q1, Q2 and Q3. ये हमने previously discuss किया था. We can see here, this is actually the Q1. There will be 25% data on the both side of Q1. Then there will be 50% data on the both side of Q2. Within the half data 25 one side 25 other side. एंड अगर इंटायर डेटा की बात कर ले तो Q1 से पहले जो है 25% डेटा और Q1 के बाद जो है 75 एंड वाइस वर्सा फॉर द Q3. नाउ व्हाट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज? हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था जब हम पिछली वीक जब हम सेशन ले रहे थे, पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने डिस्कस किया था टेबुलेश किस तरह हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल में, उसमें हमने रेंज का जिक्र किया था। रेंज था कि हम मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करें सो दैट विल बी कॉल्ड इज द रेंज। सो इट इज अगेन जो रेंज सब्ट्रैक्शन है। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ सब्ट्रैक्शन बिटवीन द लोअर क्वार्टाइल एंड द अपर क्वार्टाइल. This is the lower quartile, this is the upper quartile, this is the middle quartile. So actually the interquartile range is the subtraction between the upper quartile, and we will subtract the lower quartile from the upper quartile. So Q3 minus Q1, the answer will be called as the IQR or interquartile range. So example discuss करते हैं. Question is कि आप एक डेटा सेट है 15, 13, 6, 5, 12, 15, 22 and 18, इसका आप Q1, Q2 एंड Q3 जो है ये कैलकुलेट करें, मालूम करें। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि हम डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड वी हैव दिस इज 5 is the lowest data and 50 is the upper data, which means this is the maximum number. So you can see here this is actually the ascending data. सेकंड स्टेप क्या होगी कि हम प्रीवियस सेशन में जिसे हमने डिस्कस किया था इसका मीडियन मालूम करेंगे, जो कि मीडियन इज इक्वल टू द सेकंड क्वार्टाइल, द मिडिल क्वार्टाइल, द Q2.
सो हम इसका अगर मालूम करें, सो द मिडिल टू वैल्यू जो है दैट विल बी 13 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 एंड 14 will be equal to the Q2. Now we can see this is the median as well as this is the Q2. अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे डिस्कस किया कि Q2 से पहले हाफ डेटा होगा एंड Q2 से बाद में भी हाफ डेटा होगा। अब अगर हम Q1 एंड Q3 मालूम करना चाहते हैं, वी डोंट हैव एनी स्पेसिस सॉफ्टवेयर या कोई और एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द Q1 एंड Q3। Q2 इज सिंपली द मीडियन, फिर उससे पहले डेटा जो होगा, सपोज 5, 6, 12 एंड 13, ये डेटा जो है दिस इज एक्चुअली द Q2। तो Q2 से पहला डेटा जो है दिस इज 5, 6, 12 एंड 13। अगर हम Q1 मालूम करना चाहते हैं तो हम इसका मीडियन मालूम करेंगे। इस तरह अगर Q3 मालूम करना चाहते हैं तो हम Q2 से बाद आने वाले डेटा सेट का मीडियन मालूम करेंगे। इट मीन कि हम 15, 18, 22 एंड 50 इन चार नंबर्स का मीडियन मालूम करेंगे एंड दैट विल बी द Q3। सो Q2 तो ऑलरेडी हमने मालूम किया है। नाउ द find the median of the data values less than 15 and these are the 5, 6, 12, 13। so Q1 will be equal to, चूंकि ये इवन नंबर में है एंड मीडियन जिसे हमने डिस्कस किया था कि हम दोनों को प्लस करेंगे, सो 6 plus 12 divided by 2 and this is the 9, so the Q1 is equal to 9। स्टेप 4, नाउ हम Q3 किस तरह कैलकुलेट करेंगे। Q2 के बाद वाले डेटा जो है 15, 18, 22 एंड 50, इनका मीडियन मालूम करेंगे एंड द मीडियन ऑफ दैट वुड बी द Q3 एंड दैट विल बी इक्वल टू, चूंकि अगेन दे आर इवन इन नंबर, सो 18 plus 22 divided by 2, 20। So hence we have the Q3 is 20, the Q1 is 9 and the Q2 is 50। और अब हम देख सकते हैं अगर Q1 से Q3 तक हम करें तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, 9, 14 एंड 20। सो हिंस द Q3 is 20 and the Q1 is 9। अगर हम यहाँ से इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करना चाहते हैं, सो दैट्स वेरी इजी। हम 20 से ये 9 जो है माइनस करेंगे एंड सो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना आएगा। कोई बता सकता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कितने आएगा if Q3 is 20 and 11, Q1 11 is, सर, जी, 11। 11, वेरी गुड। सो 11 आएगा। सो द इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी हैव। लेकिन चूंकि ये डेटा तो सिंपल है, व्हेन वी हैव 100, 200, 300 एंड मोर देन दैट डेटा, तो फिर थोड़ी सी ऑब्वियसली कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है एंड देन हम स्पेसिस का रुख करेंगे। सो इन दिस सेशन हम स्पेसिस में भी जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल मालूम करेंगे। व्हेन वी हैव द डेटा 300, 300 प्लस डेटा 200, तो किस तरह मालूम करते हैं। The next is the decile. These are less commonly reported in the literature। आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में सिर्फ पता होनी चाहिए कि just like the quartile which divide the entire data into 4 equal part, decile जो है they divide the entire distribution of the data set into 10 groups and all of them they will be equal। and how many values there would be? 9 values। जिस तरह चार इक्वल, जिस तरह हम अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं so they will be one value which is the median। अगर चार में डिवाइड करते हैं so the number would be 3, यानी एक नंबर कम करें, Q1, Q2, Q3। अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे so then the values would be 9। इस तरह अगर हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं so then the number which we have that will be 99। so यहाँ पर decile क्या है, which is denoted by the D1, D2, D3 up to the D9, and these are the values, 9 values which will divide the entire distribution into 10 equal groups। Similarly, percentile जो है, these are the 99 values which will divide the entire data, entire set of that data, entire distribution into 100 equal parts। So it should be remembered to all of you that if we want to divide into 100 equal parts, so that's very simple and obvious. The value would be 99।
These are very important एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए कि फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 जो है ये P20 यानी 25th परसेंटाइल का बराबर है, बिकॉज ये 25th परसेंटाइल भी उस वैल्यू पर आएगा जहां पर Q1 है। D1 जो है दैट इज इक्वल टू विच इज द डिसाइल, फर्स्ट डिसाइल इज द P10, जहां पर P10 आएगा वहां पर एक्चुअली ये दोनों इक्वल होती है। इस तरह D2 जो है ये P20 का बराबर है, इस तरह D3 जो है ये P30 का है, D7 जो है दैट इज P70 के बराबर होगा। इसी तरह जो है सेकंड क्वार्टाइल जो है विच इज Q2 दैट इज इक्वल टू द P50 एज वेल एज वी कैन से दैट Q2 और 15th परसेंटाइल जो है दैट इज इक्वल टू द मीडियन एज वेल, and so on. Q3 is the 75th percentile, and the fifth decile is then so on. So second quartile is equal to fifth decile is equal to 15th percentile is equal to median. All these are the same value. अगर आप Q2 मालूम करें, अगर आप D5 मालूम करें, अगर आप 50th परसेंटाइल मालूम करें या मीडियन मालूम करें, तो डेटा सेट में ये चारों वैल्यूज जो है ये एक होंगे। सही, और इन तमाम को अगर आप कंबाइन नहीं कहीं से ये जो परसेंटाइल है, डिसाइल है, क्वार्टाइल है, स्टैटिस्टिक में इनको कलेक्ट करके कहा जाता है द फ्रैक्टाइल्स आर द सिंपली क्वांटाइल्स। Now the next is the outlier. Outlier is very necessary because हम अगर हम डेटा जो है when we are conducting the analysis, so we should identify is there any outlier. आउटलायर का मतलब ये है कि अगर हम एक डेटा सेट कैलकुलेट कर देते हैं, डेटा ले लेते हैं, उसमें से कुछ डेटा ऐसे आ सकते हैं जो बाकी डेटा सेट से काफी जो है अलग होते हैं। ये सम टाइम हम गलत पॉपुलेशन जो है इंक्लूड कर देते हैं, सम टाइम ह्यूमन एरर भी हो सकती है कि आप 29 के बजाय 79 लिख दें, यानी टाइपिंग टाइपो हो सकती है, या जो है एक्चुअल डेटा भी हो सकती है। ये तो मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। सो हम अभी डिस्कस करेंगे इस बेसिस में कि हाउ वी कैन असिस्ट द आउटलायर इन दिस स्पेसिस। सो व्हाट इज आउटलायर? आउटलायर इज एन एक्सट्रीमली हाई और एन एक्सट्रीमली लो डेटा, दोनों हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जो है हाई वैल्यू, जैसे 79 का एग्जांपल मैंने दिया, एंड सपोज all the ages of the participant they are in the 60s, we have one which is in the 30s. This is the lowest value, which is very low data as compared to the other member of the that data set. तो हम आउटलायर किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं स्टैटिस्टिकली? सबसे पहले हम एंटर क्वार्टाइल रेंज जो है इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द आउटलायर। अगेन हाउ IQR जो है that is used to identify the outliers when we don't have any software. So हम IQR तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज एक डेटा सेट है, उसमें हम आउटलायर्स जो हैं ये असेस करना चाहते हैं कि इसमें आउटलायर्स मौजूद हैं कि नहीं है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे और स्टेप जाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा, जैसे हमने क्वार्टाइल के लिए किया था, कि डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर और उसमें फिर हम Q1 एंड Q3 असेस करेंगे, इस तरीके से जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। ये Q1 के लिए था और ये Q3 के लिए था। तो इस तरीके से हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अरेंजमेंट, फिर हम Q1 एंड Q2 असेस करेंगे, फिर हम दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे Q3 माइनस Q1। सेकंड स्टेप में हमारे पास आ जाएगा द IQR। नाउ यहाँ तक तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। आउटलायर्स में न्यू स्टेप जो आएगा वो ये होगा कि हम जो है IQR को, जो हमारा जैसे मिसाल प्रीवियस स्टडी में हमारा आउटलायर कितने आया था, दैट वाज 11, तो 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 में, यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय द IQR। इससे हमारा एक प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो आ जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑब्टेन इन स्टेप 3 फ्रॉम Q1 एंड ऐड द वैल्यू टू Q3। ये जो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय IQR आएगा, इसको हम Q1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड Q3 के साथ हम प्लस करेंगे। Q3 और Q1 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। सो अब देखेंगे, अगर
कुछ डेटा इस एक आंसर आ जाएगा, यानी Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई IQR, एंड इसी तरह Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई IQR। फिर हम आंसर जब आ जाएगा तो हम डेटा की तरफ जाएंगे। अगर कोई डेटा जो है स्मॉलर, देखिए ये पहला स्टेप हमारा जो फोर्थ स्टेप क्या था कि हम Q1 माइनस, ये थर्ड स्टेप था, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई IQR। अगर इससे एक नंबर आ जाएगा इस इक्वेशन से, एंड इफ देयर इज अ नंबर स्मॉलर देन दिस आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, दैट वुड बी आउटलायर, एंड लार्जर देन Q3 प्लस 1.5 IQR। यानी हम पहले Q1 Q3 मालूम करेंगे, फिर IQR मालूम करेंगे Q3 माइनस Q1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, एक आंसर आ जाएगा, उसको ऐड करेंगे Q3 से, एंड इफ देयर इज एक आंसर आएगा। नाउ फिर डेटा चेक करेंगे, डेटा सेट में अगर इस प्रोडक्ट से कोई लार्जर नंबर होगा तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज आउटलायर, और अगर स्मॉलर नंबर होगा इसके आंसर से तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अगेन आउटलायर। इज इट क्लियर? हम आएंगे एग्जाम्पल की तरफ। आज पिछले एग्जाम्पल जो आप में से आंसर आया 11, वहां तक उसी को एग्जाम्पल लेंगे कि वी हैव द दिस डेटा। सो Q1 हमने कैलकुलेट किया था कि दैट वाज द 9, एंड Q3 वाज 20। ये पिछले स्लाइड में जो हमने कहा था कि Q1 कितना आया था 9, दैट वाज द 9, एंड Q3 कितना आया था 20। इसी को हम एग्जाम्पल लेंगे, और पहला स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, IQR मालूम करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11। फिर थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द आंसर वुड बी 16.5, यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 11, द आंसर वुड बी 16.5। अब आएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, वी विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यू obtained in the step 3 which is 16.5 फ्रॉम Q1, एंड इसी तरह जो है हम इसको ऐड करेंगे Q3 के साथ। तो देखिए हमारे Q1 क्या था, दैट वाज द 9, सो 9 माइनस 16.5, इट मीन द आंसर इज माइनस 7.5। अगर हम इस देखिए तो द लोवेस्ट डेटा जो है ये 5 है, इट मीन देयर इज नो वैल्यू इन द माइनस, सो इट मीन स्मॉलेस्ट वैल्यू आउटलायर्स में नहीं है। अगर कोई वैल्यू सपोज यहाँ पर -8 होता इस डेटा सेट में, अगर यहाँ पर -8 होता तो फिर हम इसको इज आउटलायर कह सकते थे। इज इट क्लियर? अब आएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट Q3 वाली केस के साथ। Q3 सर हमारा ये जो दोबारा रिपीट करें माइनस वाला। देखो हमारा आंसर आ जाता है, ये 9 माइनस 16.5, एक्चुअली दिस इज द, ये इसका आंसर आ गया है Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई IQR। इसका आंसर आ गया है ये -7.5। अब हम डेटा देखेंगे, ये सबसे स्मॉलर, अगर कोई डेटा इससे भी स्मॉलर होगा तो आउटलायर कंसिडर होगा। ये हमारा कैलकुलेटेड आ गया है, दिस इज एक्चुअली द Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय IQR, and if any value is less than this value in the data set which we have, that value will be called as outlier। अब चूंकि देखिए यहाँ पर कोई माइनस वैल्यू है ही नहीं, दैट मीन स्मॉलेस्ट वैल्यू आउटलायर में नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम Q3 की तरफ जाएंगे, यानी लार्जर वैल्यू की, लार्जर में कोई आउटलायर तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 20 विच इज एक्चुअली द Q3, उसके साथ हम 1.5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई IQR विच इज व्हिच वाज 16, दैट वाज 16.5, ये करेंगे एंड 36.5 आ जाएगा। हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा सेट है, उस डेटा सेट में अगर इस वैल्यू से कोई बड़ा नंबर होगा, so that would be called as outlier, and have we any data larger than this value? यस सर। Yes, this is so, it means we have an outlier in this data set. Check the data set for any data values that fall outside the interval from 7.5 to 36। ये जो है तमाम डेटा, अगर हमारे डेटा में कोई आउटलायर नहीं होनी चाहिए, तो all the numbers in our data set should range within these two values, यानी -7.5 से लेकर 36.5 के दरमियान होनी चाहिए। ऐसे अगर स्मॉलर होगा
या इससे अगर लार्जर होगा, इन बोथ केसेस दैट वुड बी कंसिडर एज आउटलायर विच वी हैव हियर। तो ये 150 यहाँ सर पे जो है। जी जी। सर अगर हमारे साथ सेट में -7.5 होता या -8 होता, तो उसमें हमारे साथ ये Q1 में कोई डिफरेंस तो नहीं आती ना? स्टिल दैट नंबर वुड बी 9, नहीं, या एक्चुअली डिफरेंस आता Q1 में? एक्चुअली जो है ये 9 पर हमारा नहीं आया। 9 तो हमारा इस वजह से आया है कि वी हैव दिस। अगर माइनस वैल्यू होता तो ऑब्वियसली फिर हमारा Q1 भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो हमारे पे नंबर्स कम हो गए ना। माइट बी दैट Q1 में आल्सो बी विद इन द माइनस, या मे बी 1 2 की इस तरह करीब जाएगा। तो ये इस डेटा में Q1 पर ऑब्वियसली हमारा नया Q1 आ जाएगा। सही है। ठीक है सर। तो इसी सही। तरह जो है हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, रिसर्च में देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटलायर। वन इज नोन एज द माइल्ड आउटलायर, द ये बहुत इंपॉर्टेंट, द अदर इज नोन एज द एक्सट्रीम आउटलायर। अब माइल्ड आउटलायर जो है स्पेसिस या कोई भी हम अगर इस तरह बॉक्स प्लॉट जो है स्पेसिस में, याद रखिए बॉक्स प्लॉट इज यूज टू असेस द आउटलायर ग्राफिकली। तो वहां पर अगर माइल्ड आउटलायर है तो इसको सर्कल से डिनोट किया जाएगा, और अगर एक्सट्रीम आउटलायर है तो इसको स्टार स्टेरिक से यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस? हम कहते हैं कि वन अगर कोई वैल्यू जो है 1.5 IQR से ज्यादा है, लेकिन 3 मल्टीप्लाइड बाई IQR से कम है। सही है। यानी इफ द वैल्यू इज मोर देन 1.5 मल्टीप्लाइड बाई IQR, तो इसको मान। लेकिन अगर कोई डेटा इससे भी बड़ा है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई IQR उससे भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है दिस इज द एक्सट्रीम आउटलायर। हम अभी प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं स्पेसिस में हाउ वी कैन चेक द आउटलायर्स एज वेल एज द क्वार्टाइल्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड एज वेल एज द नॉर्मलिटी। ये हमने डिस्कस किया था कि आउटलायर्स क्यों होते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन एरर से भी आ सकती है। रिसर्चर्स may get the view incorrectly, या तो इस तरह हो सकता है कि रिकॉर्डिंग एरर से हो सकता है जिसमें भी रिटन आर टाइप्ड इनकरेक्टली। इस तरह भी हो सकता है कि एक पॉपुलेशन है, मिसाल के तौर पर आप एक एग्जांपल 7 सेमेस्टर से रिसर्च के बारे में आप एक BS PNO में आप एक टेस्ट ले रहे हैं। वहां पर ओटिस जो है, एक ऐसा स्टूडेंट जो 3rd सेमेस्टर का है, वो दे देता है और उसको रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता, और उसका रिसर्च स्कोर है बहुत कम आ जाता है। अब यहाँ पे आउटलायर इसलिए आया है कि वी हैव अ पॉपुलेशन विच वाज नॉट इन दैट स्पेशल, जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है। एंड फोर्थ, किस तरह वो रीजन क्या आउटलायर की हो सकती है कि दैट मे बी द रियल डेटा। बिल्कुल हो सकता है एक बंदे ने जो है उसी पॉपुलेशन में है, कोई रिकॉर्डिंग में गलती नहीं है, कोई टाइपो नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, उस बंदे ने स्कोर बहुत कम लिया है। तो ये चारों केसेस हो सकते हैं, एंड ऑल दिस केसेस जो है हम आउटलायर को कंसिडर करेंगे। तो फिर मुख्तलिफ तरीके हैं इसके। हम लॉग मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे एडवांस स्टेटिस्टिक, कि हाउ टू हम डील विद द आउटलायर। तो ये जो है फिर क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो स्टैटिस्टिक में, जिसमें हम एक एजम्पशन ये होती है कि देयर शुड बी नो आउटलायर। अगर आउटलायर होती है तो फिर हम वो स्पेसिफिक टेस्ट जो है ये यूज नहीं कर सकते। तो राइट नाउ आपके आपके साथ हम एक स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, उसमें हम प्रैक्टिकली उसमें डिस्कस करते हैं। ये हमारी स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है। सही है, आपको नजर आ रही है? दिस इज एक्चुअली अ डेटा सेट। सही है। स्पेसेस ओपन हो गई, आपको नजर आ रही है? यस सर। अब हम देखना चाहेंगे कि एज जो यहाँ पर है, इस एज के इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है, और कितने पार्टिसिपेंट हैं। दिस डेटा इज अबाउट, सो 281 है। तो हाउ वी कैन असेस द आउटलायर, हाउ वी कैन असेस द इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल और बाकी नॉर्मलिटी, ये हम किस तरह करेंगे? तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें नॉर्मलिटी, सबसे पहले तो एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज के बाद डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव के बाद हम एक्सप्लोर पर करेंगे। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव,
एंड एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के बाद हम जिस डेटा का मतलब नॉर्मेलिटी चेक करना चाहते हैं कि वो स्क्यूड है या नॉर्मल है, उसको हम जो है डिपेंडेंट लिस्ट में शेयर करेंगे। उसके बाद जो है हम स्टैटिस्टिक में जाएंगे। स्टैटिस्टिक में हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी है, हम यहाँ पर आउटलायर्स पर भी क्लिक करेंगे और बाकी परसेंटाइल्स पर जरूरत नहीं है। सही है। कंटिन्यू। प्लॉट्स में हम चले जाएंगे, वहां पर नॉर्मेलिटी प्लॉट को हम क्लिक करेंगे एंड हिस्टोग्राम पर भी क्लिक करेंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम से भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे डेटा जो है ये स्क्यूड है या बिल शेप है। इसी तरह जो है हम नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट ये जरूर क्लिक करेंगे, बिकॉज इससे हमारा शेपियरविल टेस्ट और केस टेस्ट जो है ये दोनों आ जाएंगे। बाकी जो है इन दोनों में हमने कुछ नहीं करना है, बूटस्ट्रैपिंग भी हमने नहीं करनी है, इसी को इसी तरह रहने दें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऑन ओके। अब यहाँ पर वी हैव 281 पार्टिसिपेंट, देयर वाज नो मिसिंग। दिस इज द डिस्क्रिप्टिव, दिस इज द मीन of this data, yani 29.29, this is the mean age, this is the median 28, this is the standard deviation, minimum age we have 23 and maximum we have सर ये 53। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा लेट मी एक मिनट। अब आ रहा है? यस सर। दोबारा से मैं कर लेता ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। मैं इसको नो कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एनालाइज डिस्क्रिप्टिव पे, एक्सप्लोर पे, यहाँ पे एज हमने कर दिया, स्टैटिस्टिक में हमने ये क्लिक कर दिया, फिर प्लॉट में हम नॉर्मेलिटी चेक करेंगे एंड हिस्टोग्राम पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस, फिर ओके क्लिक करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगी। सही है। सो डिस्क्रिप्टिव में वी हैव दिस इज द मीन, दिस इज द मीडियन, this is the minimum and this is the maximum. Now this is the range। रेंज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि रेंज क्या है इन दोनों, विच इज द मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान डिफरेंस। तो अगर आप 53 से 23 माइनस करें तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा 30, विच इज एक्चुअली द रेंज। हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना आएगा, दिस इज 6 एंड दिस इज द स्क्यूनेस। सही है। अच्छा, नाउ आर देयर टुवर्ड्स द नॉर्मेलिटी। ये टेबल बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर करें द केस टेस्ट को। ये इसकी थोड़े से पावर इतनी नहीं है, एरर आ सकते हैं, बायसेस हो सकती हैं। सो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा से हम शेपियरविल टेस्ट करें। वैसे स्पेसिस में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम एक को सिलेक्ट करें, ये ऑटो जो है दोनों टेस्ट आ जाते हैं। तो हमने शेपियरविल टेस्ट यानी ये लाइन के बाद ये जो हमारा होगा हम इसको देखेंगे। फिर हमने ये सिग्निफिकेंट जो है इस जी सिग्निफिकेंट पी वैल्यू जो है इसको देखना है। वी कैन सी हियर दिस इज लेस देन 0.05, इट मीन कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है ये रिजेक्ट होगा। अब नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, डेटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये वैल्यू 0.05 से ऊपर होगी, दिस पी वैल्यू या सिग्निफिकेंट, देन द डेटा वुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। And if this value is less than 0.05, so then it will be skewed। अब देखिए यहाँ पर दिस डेटा जो है ये बहुत कम है 0.05 से, सो दैट्स वाई हमारा डेटा जो है दिस इज स्क्यूड, दिस इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, इसको कंफर्म करेंगे हिस्टोग्राम से। तो हिस्टोग्राम से अगर आप देखिए वी कैन हैव अ हाई टावर एट द स्टार्ट और फिर इस तरह एक टेल बनती है। सो दैट्स मीन दैट द अगर ये हमारा हिस्टोग्राम बेल शेप होता, यानी ये दरमियान में से ये टाल जो थी ये दरमियान में से थे, इस तरह होता, तो फिर हमारा डेटा जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसका मतलब ये है कि नाउ इस डेटा में हमारे पास जो यंगस्टर है यानी अंडर 30 जो है, ज्यादातर जो एज के बंदे हैं दीज आर अंडर 30। यानी अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी हैं ये दीज ऑल आर विद इन 25 एंड 30। और उसके बाद जो है ये बहुत एक दो नम बंदे हैं विच आर आउट आफ्टर द 40 एज। इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा जो है ये स्क्यू डेटा है।
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बॉक्स प्लॉट। ये इसके एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। अब आपको ये ब्लू बॉक्स नजर आ रही है, दिस इज द, ये आपका, दिस इज द एंटायर IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज, या ये जो अपर लिमिट है, दिस इज द क्यू, दिस लाइन इज द Q3, दिस लाइन जो आपको लोअर लिमिट है, दिस इज द Q1, और दरमियान में जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस जो हमारा याद है हमारा 29 आया था मीडियन, तो ये इसके बराबर होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये इसके बराबर है। सो दिस इज द Q2, दिस इज द Q1, दिस इज द Q3। अब ये जो है, ये जो लाइन, इसको विस्कर कहा जाता है, ये लाइन, दिस इज द अपर विस्कर एंड दिस इज द लोअर विस्कर। अब हम देखना क्या है, जितनी भी डेटा है हमारी, वो सब के सब जो है इनके दरमियान होनी चाहिए, जो अगर आउटलायर नहीं है, अपर विस्कर और लोअर विस्कर इसके दरमियान होनी चाहिए। अगर ये, अब ये क्या है, विस्कर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको, विस्कर एक्चुअली इट इज द 1.5 मल्टीप्लाइड बाय Q3, यानी ये Q3 के साथ अगर हम 1.5 मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। और ये क्या है, दिस इज एक्चुअली अगेन विस्कर जो है, ये IQ, जो Q1 के साथ हमने 1.5 IQR के साथ ये मल्टीप्लाई किया है। अब अगर इन्हीं डेटा जो इनसे लार्जर होगा या इनसे स्मॉलर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव 2 सर्कल हियर, जबकि यहाँ पर देखिए वी हैव स्टार एक एज वेल। अब यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी नंबर भी नजर आई 157, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये आपकी केस नंबर है। मतलब आपको डायरेक्ट बता देती है कि आपकी 281, अगर हम यहाँ पे स्पेसिस पे जाएं और स्पेसिस में हम टू, इसमें अगर हम देखें, एक केस हमारा है 157 एंड दैट इज एक्चुअली उसका एज जो है 39 है। सो हम इसको चेक करेंगे कि वाकई इस तरह है। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे, एंड वी दिस वैल्यू इज लार्जर देन द दैट, इसलिए ये हमारा क्या आ रहा है, दिस इज द आउटलायर में आ रहा है। इसी तरह दूसरे, आउटलाइन। इस तरह दूसरा देखिए, जो इसमें 259 का है, ये भी आउटलायर का है। इसी तरह 212 का देखिए, तो ये भी जो है ये एक्सट्रीम आउटलायर होगा, 212, देखिए दिस इज द एक्सट्रीम आउटलायर में आ रही है। तो ये या 71 देखिए, या जो है 40 देखिए, 39 देखिए, तो ये तमाम जो है ये हमारे क्या आ रहे हैं, दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इस तरह आप बॉक्स प्लॉट जो है, अगर आपके पास कोई बॉक्स प्लॉट आ जाती है और इस तरह की सर्कल और ये नहीं है, सो इट मीन कि यहाँ पर कोई आउटलायर नहीं है। इसी तरह हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं द आउटलायर इन द, साथ साथ जो है हम सर इसमें, इस आउटलायर को फिर मेंशन करना पड़ता है, लाइक यस अगर यस, आपके ये फिर देखना पड़ता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हम पहले असेस करेंगे गलती तो नहीं हुई। जैसे हमने कहा कि 4 चांसेस हो सकते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन गलत ली गई है, या ऑब्जर्वेशन सही थी हमने लिखा गलत है, या पॉपुलेशन गलत है, या रियल में सब कुछ नॉर्मल है, रियल में इस तरह है। अगर डेटा रियल में इसी तरह है तो फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे कि अपनी रिपोर्ट्स में लिखेंगे कि देयर वाज आउटलायर प्रेजेंट। लेकिन हम फिर स्टेटिस्टिक टेस्ट में थोड़ी सी एहतियात करेंगे, क्योंकि आउटलायर्स जो है ये बास टेस्ट के, अगर ये एजम्पशन वायलेट होती है आउटलायर्स की मौजूदगी, तो फिर हम वो टेस्ट यूज नहीं कर सकते। तो ये जो है थोड़ी सी एहतियात करनी, अगर सम टाइम गलती हो सकती है, जैसे मिसाल आप 28 लिख देते हैं और गलती से आपसे 0 एक्स्ट्रा लग जाता है, तो ये ऑब्वियसली आउटलायर आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब दोबारा अब 200 पॉसिबल नहीं है किसी की एज, तो ऑब्वियसली ये 220 हो सकती है, तो फिर हम इसको करेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज 71 एज है, 60 एज है, या जो है 63 एज है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम कह सकते हैं कि यस एग्जैक्टली दिस मे बी द रियल डेटा। हम इसको फिर, अगर सम टाइम ये अनइथिकल होता है
कि लोगों के डेटा में आउटलायर्स आ जाते हैं और बताए बगैर उसको ट्रिम कर देते हैं, यानी वी हैव 281, सही है। नाउ हमारे पास सपोज 4 आउटलायर्स आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा सैंपल साइज तो वैसे भी 260 था, चलो इन आउटलायर्स को खत्म कर देते हैं। तो हम 4 कंप्लीट डेटा को डिलीट कर देते हैं और ये बन जाता है 277। तो ये गलत है। हम क्योंकि अगर रियल में हमने सैंपल से डेटा लिए है और ये आ रही है, तो ये हमारे डाइवर्सिटी शो करती है, वी शुड रिपोर्ट दैट, सही है? इसी तरह जो है हम अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स, कि Q1 Q2 Q3 ये किस तरह करेंगे। सो मीन, मीडियन, मोड, इस तरह मिनिमम, मैक्सिमम, ये हम सब करेंगे। रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस तो वैसे आपके साथ उधर आ जाती है। कंटिन्यू करेंगे। चार्ट में आप यहाँ से हिस्टोग्राम क्लिक करें और यहाँ पे कब जो है देखिए, ये बहुत जरूरी है अगेन रिकन्फर्मेशन के लिए कि हम जो है हिस्टोग्राम के ऊपर ये बनाएं। कंटिन्यू करें और बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। और इसको आप काइंडली अनचेक करें, क्योंकि ये डिस्प्ले टेबल हम सिर्फ कैटेगोरिकल के लिए देते हैं, इसके लिए नहीं देते। तो ये बहुत बड़ी टेबल आ जाएगी जो मीनिंगलेस हो जाती है। तो इसको आप काइंडली, ये बाय डिफॉल्ट चेक होती है, आप इसको अनचेक करें एंड क्लिक ऑन द ओके। सर हमें कैसे पता लगे कि किसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है, किसके लिए पाई चार्ट यूजुअली बनाना है, लाइक? यूजुअली हाँ लड़ी, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कंटिन्यूस डेटा होती है उसके लिए हम सिर्फ हिस्टोग्राम बनाते हैं, जो कि कैटेगोरिकल डेटा है उसके लिए हम बार चार्ट बनाते हैं। सो नाउ वी कैन हैव, दिस इज द एक्चुअली द परसेंटाइल, दिस इज द Q1 26, दिस इज द पीक 50 विच इज सर आस्किंग। ये खत्म हो रहा है, टाइम 1 मिनट है। बस यार यार ये हम खत्म कर चुके हैं। ये देखिए Q1, Q2, Q3, मोड, रेंज आ रही है, मीन है, एंड दिस इज एक्चुअली द, ये देखिए यहाँ पे शेप आ रही है और फिर एक लंबी सी टेल है, वो जिसका मतलब ये है कि दिस इज एक्चुअली द स्क्यूड डेटा। अगर ये टेल ना होता, ये सिर्फ इस तरह एक बिल होता, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता। तो इस कप से भी हमें पता चल जाता है कि दिस इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। सो ये सर आप लोगों के साथ ये ये लेक्चर में शेयर करूंगा। दैट वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन असेस द इंटरक्वार्टाइल रेंज, आउटलायर्स, एंड द Q1 Q2 Q3। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सर इसका रिकॉर्डेड वर्जन हमें मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल आपको ये शेयर हो जाएंगे, पिछले लेक्चर का भी और इसका भी इंशाल्लाह आपको शेयर हो जाएगा, सही। हो चुका है सर। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर।